नमस्कार साथियों। और चलिए आज हम लोग 53rd से 55th जो परीक्षा हुई थी इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और जो करंट के और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उसको हटा दूंगा। मैं करंट के क्वेश्चंस में करा रहा हूं अलग से, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी मैं जल्द कराऊंगा। तो ये क्वेश्चंस जो है ना, खास करके करंट के, वो काम के नहीं होते क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स के ज़रूर काम के होते हैं, लेकिन अगर उसको यहाँ इंक्लूड किया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसको अलग से उसको करेंगे, ठीक है ना। 10 नंबर की क्लास अलग से करेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा काल का बंदरगाह है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लोथल। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें, चाहे तो वीडियो को म्यूट करके अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे देखें कि क्वेश्चन किस तरह का आया हुआ है। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थल पर बुलाई गई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये दिया था सारनाथ में, ठीक है ना। पहला पहला जो धर्मचक्र प्रवर्तन किया था, अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ दिया था। यहाँ क्वेश्चन से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा व्याख्या कर दिया इसका। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये थी राजगृह, जिसको ग्रीव्रज भी इसी को बोलते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये था हर्यंक। अजातशत्रु हर्यंक वंश का था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया कौन था वो? ये था स्कंदगुप्त। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। कई बार पूछते हैं कि राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं, तो ये सब भी अब देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अब थोड़ा डीप उतर रहा है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये है जूनागढ़ में। आगे देखें। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। रामचंद्र देव, मूवी में भी देखा होगा। फिरोज तुगलक का द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो ये था एक खैराती अस्पताल था, ठीक है ना। फ्री में यहाँ पे इलाज होता था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक। अब थोड़ा डीप में पूछ सकता है इसमें। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर यानी पिलग्रिमेज टैक्स समाप्त कर दिया था? तो ये होगा अकबर, है ना। जजिया को तीर्थ यात्रा कर बोलते हैं, तो जजिया हटा लिया था अकबर ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये भी थे राजा राम मोहन राय। इनके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये हुआ था 1931 में। करो या मरो संबंध किस आंदोलन से है? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन से। अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया था? ज़मीन संबंधित मामला है, तो किसके साथ किया जाएगा? ये जमींदारों के साथ, ठीक है। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? ये की थी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। आगे देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? भाई जेल में रह के उन्होंने गीता रहस्य लिखा था। अभिनव भारत से कौन संबंधित है?
वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, मित्र मेला वगैरह भी इन्होंने ही बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा, 30, 31, 32, लगातार 3 साल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार, उड़ीसा। ठीक है, लॉर्ड सिन्हा जो थे ना, वो इतने उच्च पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 ईस्वी में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन यानी सेल्फ रूल सुनिश्चित करना। स्वराज का मतलब होता ही है सेल्फ रूल। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगली बार क्वेश्चन आएगा कहाँ कहा था, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है। वैसे गेस क्वेश्चंस में कराऊंगा तो काफ़ी क्वेश्चंस करा दूंगा मैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया था, ये बताना है। यह है 1920 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी मैडम HP ब्लावत्स्की ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, वर्ष बताना है बस। ये की गई थी कौन से साल में की गई थी मद्रास महाजन सभा की स्थापना? ये की गई थी 1883 ईस्वी में, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 1906 को। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे राजगोपालाचारी। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? पंजाब केसरी अगर बोला जाए तो आप फटाक से पकड़ लेंगे, ठीक है ना। पंजाब केसरी कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। तो यही होंगे पंजाब के शेरे पंजाब, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी, शेरे पंजाब एक ही बात है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? देखिए मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी है ये, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। योजना आयोग ने 1993-94 ईस्वी में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया है, ठीक है ना। तो ये से क्वेश्चंस को हम लोग जो है ना नहीं टच करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये 2011 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। जैसे 36 नंबर क्वेश्चन है, तो BPL का प्रतिशत प्राकलित किया था 35, ठीक है ना। लेकिन चल योजना यानी रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। अब इसको एक बार पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, चौथा वाला पॉइंट भी पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। तो देखिए 1 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, और फिर क्या होता है, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होता है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भाई भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा पूछ रहा है ना, तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ना, ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र अगर ऑप्शन में रहता तो हम उधर चले जाते। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 का अधिनियम। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये होता है राज्यपाल। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि
कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था कि भाई 26 जनवरी 1930 से हम लोग मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है कि सही नहीं है। देखिए, ये वाला जो मामला है ना, ये सही नहीं है, ठीक है ना। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। भाई ये हो भी नहीं सकता है कि टोटली जो है उसके पास बिल्कुल पावर ना रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या है कि मनी बिल जो है वो राज्यसभा में नहीं जाता है। इसको लेकर के यहाँ पर जो है ये फंसाऊ क्वेश्चन था, तो यहाँ फंसना नहीं है। सारे ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो यह है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। आप किसी को जो है ना, चलते फिरते किसी अंग्रेज को आप पत्थर मार दीजिएगा, हो नहीं सकता है, वो पहुंच जाएगा। अपनी कानून उसके लिए भी, उसकी भी रक्षा करता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई ये हुई थी 1950 में, ठीक है। अब पूछ लेगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, और ये पूछा गया है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर देख रहे हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। मैंने इससे पहले जो सेट कराए हैं उसमें ये बता रखा है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? देखिए, अनुच्छेद 352, ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल है, क्या शामिल है? 395 तो अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं ये बताना है। 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बस ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा जो बुक में दिया गया है उसी पे जाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? भाई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? सुप्रीम कमांडर होते हैं, यही राष्ट्रपति। 52 नंबर क्वेश्चन पे था, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार को त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। भाई सीधा पंचायती राज के बारे में पूछ रहा है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश लागू है। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थी। उन्होंने सिफारिश की थी पंचायती राज की 2 स्तर की, 2 टायर की, ठीक है ना। इसको माना नहीं, सरकार ने कैंसिल कर दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। देखिए 54 का डी जो है वो सही नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ऐसा नहीं है। वो कोर्ट मार्शल वाला कई मामला वो एग्जेम्प्ट कर देता है। वैसे कोर्ट मार्शल के मामले आ सकते हैं कोर्ट में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट का जो इशू है वो, देखिए मिलिट्री वाले जो कोर्ट मार्शल होता है ना, वो सर्वोपरि होता है, खास करके उनके मामलों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। राइट्स टू एजुकेशन जो है ना, ये मौलिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट किससे बनता है? मुझे लगता है कि सबकी ज़रूरत होगी इसमें। जीवीय घटक भी इसमें चाहिए, भू आकृतिक घटक भी चाहिए, अजैव घटक भी चाहिए। महाद्वीप अलग कैसे हुए? भाई इसकी एक थ्योरी है, वैसे डिटेल में नहीं दिया है, प्री के हिसाब से दिया है। तो महाद्वीप कैसे अलग हुए? भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, ठीक है ना। उसी को मानते हैं, उसी को। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लोग उसी को माने, लेकिन यहाँ पे उसी मानेगा तो हम उसी को दे देंगे, है ना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी विवर्तनिक क्रिया से। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? बाबा अलमंदेव। अरब सागर के पानी का औसत खारापन
कितना है ये बताना है, खारापन कितना है इसमें। 35 पीपीटी है। वलन क्रिया यानी फोल्डिंग किसका परिणाम है। पर्वत निर्माणकारी यानी ओरोजेनेटिक बल का। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। हिंद महासागर। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। चीन में है ये। खनिज क्या है। तो ये देखिए, मुझे लगता है कि ये सब हो जाना चाहिए, द्रव भी होना चाहिए, गैस भी होना चाहिए, अकार्बनिक ठोस भी होना चाहिए, उपयुक्त सभी भी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उस समय जो की जो है ना, बीपीएससी का जो की है उसने इसको बी माना है, ठीक है ना, अकार्बनिक ठोस माना है। अब हम मेरे अनुसार से ये डी होना चाहिए, ठीक है। तो एक दो उत्तर में ऐसा चलता है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन होगा उसको देख लीजिएगा। हो सकता है कि बाद में आपत्ति के बाद बीपीएससी ने कुछ बदलाव किए हों जो मुझे मालूम नहीं है, तो जो भी होगी अगली क्लास में उसको मैं क्लियर कर दूंगा। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है, तो यह है चीन। संसार में सबसे ज़्यादा चीन ही कोयला का उत्पादन और उपभोग भी करता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है। प्राकृतिक तत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो ये सिडनी, सिडनी नहीं है। सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। चलिए आगे देखते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। 2 घंटे आगे है तो जाहिर सी बात है पूर्वी क्षेत्र में होगा, ठीक है। और आगे कुछ देखना है इसमें, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा, ठीक है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं वो कैलकुलेशन मैंने एक क्लास में बता रखी है, वो आप मैं फिर वापस से बता दूंगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो उनकी ऊंचाई में, हम लोग जानते हैं ऊंचाई के साथ साथ जो है धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है। किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चिकनी मिट्टी में। दोमट यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। सभी प्रकार के कण मिलते हैं उसमें, ठीक है ना, लगभग सभी प्रकार के कण उसमें जो है वो शामिल हो जाते हैं। पौधों में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। आप देख लीजिए, मैं बताता हूँ कि कौन से सही हैं। देखिए 1, 3 और 4 जो हैं वो सही हैं। ये निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, ठीक है। निम्न कोटि का कोयला मिलता है, कोयला संचालन में भी बाधा है। कोकिंग कोयला आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमतें, ये जो है तीनों जो है ये सही कारण है, ये तीनों समस्या है। झारखंड में कोयले की खानें स्थित है, कहाँ है झारखंड में कोयले की खान। तो ये है झड़िया में। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। अब 1994 में थी क्यों देख रहे हैं, चलिए देख लेते हैं इसको। 300 किलोग्राम तेल के बराबर, ठीक है ना। वर्ष 2001 की जनगणना इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। करंट का क्वेश्चन ही नहीं उठाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। 76 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। ये आज भी डेटा नहीं चेंज हुआ है इसलिए इसको हम लोग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा है पंजाब में, 30% के करीब अनुसूचित जाति के लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो फतेहपुर नहीं है, ठीक है। फतेहपुर जो है ना गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है।
देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में। मुझे लगता है कि इसका उत्तर जो है ना उत्तरकाशी होगा, क्योंकि फतेहपुर में गंगा जमुना दोनों ही निकलती है, ठीक है ना। तो ये हमने की से उठाया है, तो इस क्वेश्चंस को मैं अलग से फिर बता दूंगा। जो बीपीएससी का की है ना, कहीं जगह पे कॉन्ट्रैडी हो जाता है, तो मैं इसको वापस से अलग वीडियो में मैं इस चीज़ को बता दूंगा, ठीक है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं, तो ये है सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 पर स्थित नहीं है? देखिए पटना ही नहीं है, ठीक है ना, NH2 पे पटना ही स्थित नहीं है। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? चलो ट्रेन का नाम लिख रखा है तो ये आसान हो जाएगा भाई, त्रिवेंद्रम सेंट्रल एक्सप्रेस, ठीक है, सबसे दूर जाती है। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? ये क्वेश्चन एक बार रिपीट भी किया था। 400 से 780 में दिखता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? देखिए निहारिकाएं हैं ना, ये सौरमंडल का भाग ही नहीं है, काफ़ी दूर होती है नेबुलाई निहारिकाएं। क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु भी हैं और ग्रह भी हैं जो सौरमंडल के अंदर में है। निहारिकाएं बहुत दूर होती है। खाने का नमक किससे बनता है, यानी सोडियम क्लोराइड किस चीज़ का बना होता है? तो ये होता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। नमक में अम्ल भी होता है और क्षार भी होता है, दोनों एक तरह से जहर है, लेकिन दोनों साथ में मिल जाते हैं ना तो लोग उसको खा जाते हैं, ठीक है। आगे देखें, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हेलोफाइट। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। भाई क्या शामिल होते हैं? तो कोयला शामिल है, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी, ये सब शामिल है। आगे देखें, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। भाई क्या स्रोत है सागरीय लवणता का? ठीक है ना, तो देखिए भूमि, ज़मीन में जो नमक मिला होता है ना, उसको नदियाँ जो है ना वो ज़मीन से काट काट के जाके समुद्र में मिला देती है। तो नदियाँ, अगर भूमि यहाँ दिया हुआ है तो भूमि ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे भूमि नहीं होता तो नदियाँ इसका सही उत्तर होता है, कि नदियों से ही उनको जाता है। लेकिन अब चूँकि जानते हैं कि मेन तो नमक होता है मिट्टी में, और मिट्टी से जो है उसको नदियाँ उठा के समुद्र में जाके डालती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से ये है, आप मिट्टी से भी नमक कोई चाहे तो बना सकता है। बिहार में भी कई बार लोगों ने मिट्टी से नमक बनाया है। संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? 87 नंबर क्वेश्चन को देखें, जाइलम टिश्यू से। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये लैंगिक जनन से है, संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? चौदह नवंबर। बाल दिवस और डायबिटीज़ दिवस एक ही है। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो यह है पर्ण यानी लीव्स। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण का है। लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो देखिए सबसे होता है, जीन के सम्मिश्रण से, ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से। भ्रूण यानी इम्ब्रायो किस में मिलता है? ये मिलते हैं बीज में यानी सीड्स में। चलिए ये वाला क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे की तरफ निकलते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसमें है कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो ये ओल्ड डेटा है, ठीक है ना। ओल्ड डेटा में काफ़ी बदलाव आ चुका है, तो हम लोग उसको नहीं लेंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भाई कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर में, ठीक है। 127वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था, है ना। तो इसलिए ये खास है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी बाढ़ आता है यहाँ पर। मैं जहाँ हूँ अभी बाढ़ में ही मैं घिरा हुआ हूँ। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? ये टाटानगर के नज़दीक है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है हाजीपुर में। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये थे मुरली भड़हवा के। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, ये महत्वपूर्ण नहीं, हटा देते हैं। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है। किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह, ठीक है ना। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे, कहाँ के थे श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता? ये थे पुरुलिया से। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो ये थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो यह है एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? ये जगदीशपुर के राजा थे, ठीक है ना। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। ये 1921 में हुआ था। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 ईस्वी में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। तो ये थे प्रधान जाति के हिंदू, ठीक है ना, उन्हीं का वर्चस्व रह गया। आगे हम लोग देखते हैं। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? ये थे 6। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। ये खास प्रश्न नहीं है। जूलिया गिलार्ड 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? हटा देते हैं इसको, 2010 का सारे क्वेश्चन हटा देते हैं। 124 भी हटा दिया। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है? 125 नंबर क्वेश्चन को देखें, ये नाम है भारती। 126 हटा देंगे, 27 भी, 28 क्वेश्चन को भी नहीं लेंगे, 129 को भी नहीं लेंगे करंट के क्वेश्चन से, 130 को भी नहीं लेंगे, ठीक है। संचार एवं पुरुष, इसको भी हटा दें। 131, 32, 33 काम का नहीं है, 34 भी काम का नहीं है, करंट में करा ही रहा हूँ, 35 भी काम का नहीं है, ठीक है। 36 डूरंड कप किस खेल से संबंधित है ना। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? एकदम ये तो हमेशा आता ही आता है, ठीक है ना। इसको तो ऐसे सवाल तो हमेशा एकदम याद ही रहने चाहिए। हर 2 साल 3 साल के बाद ये ऐसे सवाल जो है रिपीट ही करता है। तो किससे संबंधित है डूरंड? ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इसका थोड़ा सा इतिहास है ना, वो हम लोग थोड़ा सा जान जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमसे कभी नहीं छूटेगा।
किस राज्य सरकार ने 137 भी हटा देते हैं, 138 क्वेश्चन को भी काम का नहीं है, 139 भी नहीं, 140 देखें काम का नहीं है। 2G में जी का मतलब है जनरेशन, ठीक है। 142 नहीं, 43 नहीं, ठीक है। अब 143 क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा ये देख लेते हैं। 142 नंबर, 2011 की जनगणना में फोटो उंगली के निशान और आंखों की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है 15 वर्ष, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, ये करंट का नहीं था, ये सदाबहार क्वेश्चन है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1986 ईस्वी में किया था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? ये हुआ 1882 में हुआ, ठीक है ना। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 1882 में हो चुका था दूरभाष। 145 नंबर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, 146 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये है हेग में, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? 1970 और 1980 के दौरान हुआ। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? HIV एड्स, देखिए फिजूल चीज़ है, ठीक है ना। HIV एड्स के उतने रोगी कभी मिले नहीं जितना कि बहुत तगड़ा हंगामा था। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ठीक है। आगे एक और देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के लिए निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। देखिए कौन कौन से इसके कारण हैं। देखिए, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, ये भी एक कारण है, ठीक है। प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी एक कारण है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, ये भी एक कारण है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों का क्रियान्वयन किया है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, ये सब सही है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आगे सारे सेट्स में करवा दूंगा। जो भी सेट्स होंगे ना, आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।